अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा है चैप्टर नंबर 6 इलेक्शन एक्ट 2017 का, और ये है रिलेटेड टू द रिज़र्व सीट्स इन द असम्बली। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, छोटा सा है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एक दो बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये साथ वाले टैब में खुली हुई है नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान, और नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान की साइट है ये, और यहाँ पे है जी सीट्स। ठीक है। अब ये जो सीट्स हैं ना, इसमें आप देखिए एक जनरल टाइप सीट्स हैं, एक वुमेन कोटा की सीट्स हैं, एक नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं, और इन तीनों को मिला के में होती हैं जो टोटल सीट्स। अब ये जो जनरल सीट्स हैं ना, ये सिर्फ हैं 272, 342 टोटल हैं और ये 272 हैं। इन जनरल सीट्स पे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं, और ये जो जनरल सीट्स होती हैं इन्हें ही फिल करने के लिए जो हैं वो एमएनए जो होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने वाला जो है वो ये वाला है, ठीक है। जनरल इलेक्शन लड़ने वाला जनरल सीट्स के लिए लड़ते हैं। अब ये जो 60 सीट्स हैं वुमेन कोटा की और जो 10 सीट्स हैं नॉन मुस्लिम की, अब इनका क्या बनता है तो इनका ज़रा आप देख लें कि ये होती हैं कि अगर जनरल इलेक्शन की सीट्स पे ये डिपेंड करती हैं। अगर पीटीआई ने 60% वो सीट्स जीत ली जनरल इलेक्शंस में, तो 60% जो है वुमेन कोटा की सीट्स उसको मिल जाएंगी, 60% माइनॉरिटीज़ की सीट्स उसको मिल जाएंगी। अगर पीएमएलएन ने 40% सीट्स जीती हैं जनरल इलेक्शन में, तो 40% उसको मिल जाएंगी वुमेन कोटा की सीट्स, और 40% मिल जाएंगी उसको नॉन मुस्लिम्स वाली सीट्स, ठीक है। फिर वो उन सीट्स पे जिसको मर्ज़ी लगाए, मतलब वो पार्टी की जवाबदेही होती है। पार्टी एक लिस्ट बना के देती है कि भाई ये बंदे हम लगवाना चाह रहे हैं तो इन्हें लगा दें, ठीक हो गया। तो ये एक तरह से जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो उनकी झोली में सीटें डाल देता है उन पार्टीज़ की जो पार्टीज़ जनरल इलेक्शंस में सीट जीतती हैं। आए चलें अब इसको वापस चलते हैं उस चैप्टर पे। और आ गई जी यही बात यहाँ पे पार्टी लिस्ट की। अब वो कहते हैं कि पार्टी लिस्ट फॉर रिज़र्व सीट्स। रिज़र्व तो सीट्स होती हैं उस पार्टी की, फिर वो पार्टी जो होती है ना अपनी लिस्ट बना के देती है कि भाई ठक 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 ये हमें चाहिए बंदे। अब वो कहते हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन एन असेंबली, द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर सच सीट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ फिक्स। अच्छा छोड़ें इस सबको, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ना फिक्स पीरियड के अंदर अंदर कमीशन कहता है कि भैया आप लोगों ने उन सीटों पे किनको लाना है हमें बताएं, कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तो वो कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, और फ़ाइल जो होती है सेपरेट लिस्ट की उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रायोरिटी वाइज, नॉन मुस्लिम्स की अलग देते हैं फ़ाइल और वो उसकी देते हैं अलग लिस्ट, ठीक है। सेपरेट लिस्ट देते हैं इनकी कि भाई हमें ये वाली औरतें चाहिए वुमेन कोटा पे और ये वाले आदमी चाहिए वुमेन कोटा पे। तो कमीशन क्या करता है कि कमीशन को देते हैं, प्रोविजनल इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं, जिसको देना होता है उसको दे देते हैं, ठीक हो गया। लिस्ट जो सबमिट की होती है उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है ना वो बहुत मैटर करता है। कि मतलब ये कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने, जिस तरह पार्टी ने आपको दिया उसी तरह आपने रखना है और उसको पब्लिक कर देना कि भाई ये लोग ना ये इन बंदों को मांग रहे हैं कि हमें हमारी रिजर्व सीट्स पे इन्हें आना चाहिए। अब वो कहते हैं कि एक्सपायरी डेट के बाद तो बिल्कुल ही आप सवाल पैदा नहीं होता। एक्सपायरी डेट किसकी? एक्सपायरी डेट सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर, कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख जो होगी इन सीट्स के लिए, उसके बाद तो ऑर्डर कतन नहीं बदलना आपने, ठीक है। उसमें उसमें वो कहता है ऑर्डर इसीलिए सेंसिटिव है क्योंकि अगर एक सीट है, पहला बंदा आ गया वो मर गया तो उसके बाद दूसरा बंदा आएगा, ये नहीं होगा कि आप 10 वहाँ उठा के लगा दो, इसलिए ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है। ओके। आगे वो कहते हैं कि जो पार्टीज़ लिस्ट होती है ना उसमें क्या होता है कि नेम्स ऑफ द एडिशनल कैंडिडेट्स भी रखते हैं। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, केसेस चलते रहते हैं, कोई स्क्रूटनी में नॉमिनेशन पेपर्स निकल जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो सीट खाली होती है, तो आपके पास एडिशनल कैंडिडेट्स आपने नीचे लिस्ट में रखे होंगे भाई अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि तीसरे पॉइंट में वो जाके कहता है कि एक कैंडिडेट है, ठीक है, वो चाहे सीट रिजर्व के लिए है, चाहे वो वुमेन कोटा में है या नॉन मुस्लिम कोटा में है, तो उसे चाहिए कि वो क्या करे, नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए फॉर्म की सूरत में आखिरी तारीख ख़त्म होने से पहले पहले, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जब वो न कागजात नामजदगी जमा करा देगा ना या करा देगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी स्क्रूटनी होगी। किस तरह होगी? जिस तरह अब ऊपर सेक्शन नंबर 62 में पढ़ा था ना हमने कि आम जनरल इलेक्शंस के लिए स्क्रूटनी होती है पेपर्स की, नॉमिनेशन पेपर्स की, उसी तरह ही होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि एट एनी टाइम, अब अच्छा अब वो कह देता है ऊपर उसने कहा था ना कि एडिशनल मेंबर्स हमने रखने हैं लिस्ट के अंदर,
कि अगर कोई किसी को कुछ हो जाता तो नीचे वाला बंदा अवेलेबल हो ऊपर वाले को रिप्लेस करने के लिए। तो वो कहता है कि एट एनी टाइम अगर लिस्ट समझो नहीं रही, एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब सीटें हमें 10 मिल गई हैं, लिस्ट में बंदा 9 है, तो हमने क्या करना है कि पार्टी जो है वो क्या करेगी, वो एक बंदे का नाम और दे देगी कि भाई ये बंदा रख लो। ठीक है, यही है इस पॉइंट में, 4th नंबर पॉइंट में। आगे 5th की बात करें तो वो कहता है कि जहाँ पे सीट रिज़र्व्ड हो वुमेन कोटा की या नॉन मुस्लिम की, और वो वेकेंट हो जाए किसी वजह से भी, या तो रजिस्टर डेथ हो गई है, या रेजिग्नेशन हो गई है, या डिसक्वालिफिकेशन हो गई है मेंबर की, तो उससे जो नीचे वाला बंदा होगा ना पार्टी लिस्ट में, उसको हम रख लेंगे, सिंपल। ठीक है। अब वो कहता है कि बिफोर नोटिफाइंग द नेम ऑफ द नेक्स्ट पर्सन इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी सच पर्सन। हाँ जी, अब वो कहता है कि अब हमने नीचे वाले बंदे को रख लिया। अब वो कहता है नीचे वाले बंदे को रखने से पहले जो है ना, ऐसे बंदे को क्या करना पड़ेगा, उसको एक हल्फिया बयान नहीं होता जिस तरह, वो कह देना पड़ेगा कि भाई जब से मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे ना, उसके बाद से मेरा किरदार साफ़ है और मैं आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई नहीं हो सकता। वो एक ये डिक्लेरेशन जमा कराएगा। ठीक है। आगे 7th नंबर पे वो कहते हैं कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा ना इलेक्शन के लिए, मतलब जिसका लिस्ट में नाम होगा, चाहे वो वुमेन कोटा पे हो चाहे वो माइनॉरिटी कोटा पे हो, वो क्या करेगा, अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ साथ ना और भी डॉक्यूमेंट्स लगाएगा और किसको जमा करा देगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, अपॉइंटेड बाय कमीशन। ठीक हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर को उसने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, 7 चीज़ें लगानी हैं। क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, वो लगाएगा जी, एक कॉपी ऑफ़ द पार्टी लिस्ट के, ये देखें जी पार्टी लिस्ट में भी मेरा नाम है। उसके बाद वो एक डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट लगाएगा कि मैं किस चीज़ की डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट, वो इस चीज़ की होगी कि मैं कागजात नामजदगी जमा कराने के हक़ में हूँ अपने, ठीक है, मैं मर्ज़ी से करा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ डिपॉजिट ऑफ द फ़ी रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग नॉमिनेशन। तो अगर आपको ये याद हो, ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ़ी के बगैर नॉमिनेशन पेपर आपके सबमिट नहीं होते, जो कि नेशनल असम्बली के लिए 30,000 है और प्रोविंशियल असम्बली के लिए 20,000 है। ठीक है। अब वो कहता है इसका बस लास्ट पॉइंट आ गया कि जहाँ पे इक्वलिटी आ जाए ना शेयर की होना रिजर्व सीट। अब देखें बात ना यहाँ पे चलती है परसेंटेज पे, कि उसको 60% मिल गई, उसको 40% मिल गई, तो अब इतना तो नहीं होता कि कट थ्रू आपकी ना परसेंटेजेस चल रही हों कि सीट अब 10 सीटें हैं तो वो तो चलें 60-40 हो सकती हैं। लेकिन अगर बात आ जाए कि 33% सीट्स मिलेंगी एक पार्टी को, तो 33 एक सीट किधर गई, तो वो जो फिर इस तरह की सीट्स होंगी ना जहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वलिटी ऑफ शेयर आ जाएगा बिटवीन द टू पार्टीज़, वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे जी, पर्चियाँ डालेंगे। ठीक है। ड्राइंग ऑफ लॉट से कौन डिसाइड करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा और डिक्लेयर करेगा कि इस सीट पे कौन जीता। सिंपली उनके नाम डाल के पर्चियाँ निकाल लेंगे और जिसका नाम आ गया सीट उसकी। बस ये इतना सा चैप्टर था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्होंने टेस्ट देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।